हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनेस एजुकेयर। टुडे वी आर लर्निंग अबाउट वेरिएशन। ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट 1 आज होने वाला है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम जान लेते हैं वेरिएशन में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें लर्न करना है डायरेक्ट वेरिएशन, उसके बाद इनवर्स वेरिएशन क्या होता है वो हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम जान लेते हैं वेरिएशन इस वर्ड का मतलब क्या है। वेरिएशन का मतलब अगर हम यहाँ पर इसे ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है बदलाव, चेंज। ठीक है, यहाँ पर किस में चेंज, मैथमेटिकल में यहाँ पर कैसा चेंज यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 2 चॉकलेट्स यहाँ पर बाय कर लिए। ठीक है, यहाँ पर 2 चॉकलेट्स मैंने बाय कर दिए और इसके प्राइस मुझे मिला यहाँ पर 4 रुपीज़। कितना मिला मुझे यहाँ पर 4 रुपीज़ यहाँ पर मिला। अगर मैं यहाँ पर मेरे चॉकलेट की संख्या यहाँ पर बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो देखिए यहाँ पर 4 चॉकलेट मुझे यहाँ पर मैंने ले लिया, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा। यस, ये इंक्रीज होगा या यहाँ पर सेम रहेगा। यस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 चॉकलेट्स मुझे 4 रुपीज़ में मिलते हैं, तो यहाँ पर 4 चॉकलेट मुझे कितने में मिलेंगे, यहाँ पर 8 रुपीज़ में मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है इसमें यहाँ पर वेरिएशन आ गया। इफ आई इंक्रीज सम अमाउंट तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मुझे एक यहाँ पर वॉल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है, मुझे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना है वॉल का। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर 2 वर्कर्स यहाँ पर लगा दिए इस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। ठीक है, 2 वर्कर्स मैंने यहाँ पर लगा दिए, तो ये 2 वर्कर्स यहाँ पर इसी पूरे वॉल को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली इफ आई इंक्रीज नंबर ऑफ वर्कर्स, मैंने यहाँ पर वर्कर की संख्या जो यहाँ पर इंक्रीज कर दी, मैंने इसे 4 वर्कर्स यहाँ पर बना दिए, तो मुझे यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर मिल रही है ये यहाँ पर क्या हो रही है, ये घटेगी क्या ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज किया तो मुझे मेरा जो काम जो है जल्दी लवकर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो काम है मेरा आई थिंक ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे आपको यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि ये जो संख्या देखिए इसमें अगर ये बढ़ती आ गई तो यहाँ पर इसमें घटोती होती है, मतलब यहाँ पर ये संख्या बढ़ती है तो यहाँ पर ये कम हो जाती है। मीन्स दिस वैल्यू इंक्रीज, दिस वैल्यू विल बी डिक्रीज। इन दैट इन फर्स्ट केस इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू देन दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज। ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो यही हम लर्न करना है वेरिएशन। वेरिएशन हम यहाँ पर यही लर्न कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पर ए, अगर यहाँ पर इसका रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने वाले एग्जांपल में हमें ज़्यादा सर इसका अच्छी तरह से इसे अंडरस्टैंड करने वाले। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर ए एंड बी है तो यहाँ पर इफ आई इंक्रीज सम अमाउंट ऑफ ए, तो यहाँ पर बी का रिलेशन क्या बनता है, बी में क्या बदलाव होता है। अगर यहाँ पर ए की यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे इंक्रीज कर दिया तो डिक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर उसके रिलेटिवली इसके रिलेटिवली बी में क्या चेंजेस होते हैं ये हमें लर्न करना है वेरिएशन चैप्टर में। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहले अगर यहाँ पर हम एक एग्जांपल से लर्न करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन में यहाँ पर नंबर ऑफ नोटबुक दिया है एंड कॉस्ट ऑफ इन रुपीज़ दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ 12 नोटबुक, मतलब ये 12 मतलब क्या हो गया, ये 1 डजन हो गया। ठीक है, तो 1 डजन के लिए यहाँ पर कितनी कॉस्ट लगती है, 240 कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 12 नोटबुक को यहाँ पर देखिए 12 नोटबुक्स उसके कॉस्टिंग है ₹240। ठीक है, अभी मुझे पता है यहाँ पर 12 नोटबुक, अगर मैंने यहाँ पर ये 12 को यहाँ पर 24 कर दिया तो ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी या ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। यस, ये दिस वैल्यू ऑल्सो इंक्रीज। इफ आई रिड्यूस नोटबुक्स नंबर्स, अगर मैंने यहाँ पर नोटबुक की संख्या यहाँ पर कम कर दी तो ये वैल्यू भी यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर ये कम होने वाली है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये जो फिल यहाँ पर ब्लैंक्स यहाँ पर दिए हैं ये सभी फिल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 12 नोटबुक की प्राइस हमें दी है 240 एंड 1 नोटबुक की प्राइस क्या हो जाएगी 20। अगर हम यहाँ पर 240 डिवाइडेड बाई 12 करें तो क्या आ जाएगा, 12 1 जा 12 2 जा एंड 0, मतलब 1 बुक हमें कितने में मिलती है, नोटबुक ये 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो इसका मतलब 3 नोटबुक कितने में मिलेगी, यस 3 2 6, मतलब ये आ जाएगा 60 रुपीज़। सिमिलरली 9 नोटबुक हमें कितने में मिल जाएगी, 9 2 जा 18, सो यहाँ पर आ गया 180। देखिए अभी 24 मतलब 12 का यहाँ पर ट्वाइस है, तो क्या हम यहाँ पर 240 को ट्वाइस कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 084 480 रुपीज़ में मुझे 24 नोटबुक यहाँ पर मिल जाएगी। अभी मुझे यहाँ पर 50 का कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाई 20, 50 मल्टीप्लाई बाई 20, सो वी गेट हाउ मेनी 1000।
ओके मतलब 50 नोटबुक का कॉस्टिंग यहाँ पर आता है 1000, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सभी जो यहाँ पर सभी में वैल्यू तो अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 12 है, यहाँ पर 240, इसकी वैल्यू अलग है। इस यहाँ पर इस रो में यहाँ पर वैल्यू अलग है, इस कॉलम में यहाँ पर अलग है, इस कॉलम में अलग है, इस कॉलम में भी अलग अलग है। बट इफ यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दिस नंबर्स, मतलब 12 डिवाइडेड बाय 240, 3 डिवाइडेड बाय 60, 9 डिवाइडेड बाय 180, 24 डिवाइडेड बाय 480, ओके सो यहाँ पर 480, 50 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 1 डिवाइडेड बाय 20। सो हाउ मच विल वी गेट? देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो इसकी वैल्यू आती है 12 1 जा 12 2 जा मतलब 1 बाय 20 आ गया। यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3 2 जा 6 एंड 0 120 आ गया। 9 1 जा 9 2 जा 120 आ गया, 1 बाय 20 आ गया। देखिए यहाँ पर 24 480 मतलब ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 बाय 20। यहाँ पर देखिए ये 0 यहाँ से गया, देन 5 1 जा, देन 5 2 जा 0 एंड यहाँ पर ये 1 बाय 20। देखिए इन सभी का रेशियो क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट ही हमें दिखाई दे रहा है। आई बात समझ, मतलब देखिए यहाँ पर इनकी सभी की जो वैल्यू है यहाँ पर ये इक्वल प्रोपोर्शनेट में है। इफ वी कंपेयर रेशियो ऑफ टू नंबर्स, अगर हमने यहाँ पर देखिए इसे कभी यहाँ पर जो रेशियो यहाँ पर ये क्या है, ये 3/60 हमने यहाँ पर नोटबुक वर्सेस रुपीज़ का मतलब जो कॉस्ट है उसकी, इसका मैंने रेशियो यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। इफ वी कंपेयर टू रेशियो, अगर हमें यहाँ पर टू रेशियो कंपेयर किया तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनेट किया तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए ये सभी इक्वल प्रोपोर्शनेट में है, ठीक है। ये क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है सभी की वैल्यू यहाँ पर। मतलब इफ वी इंक्रीज द साइज ऑफ नोटबुक देन यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने वाली है। मतलब इफ आई इंक्रीज द एक्स वैल्यू देन सिमिलरली वाई वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर वेरिएशन क्या हो रहा है, ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। क्यों यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, बिकॉज ये इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पर x घटा, यहाँ पर x को यहाँ पर डिक्रीज कर दिया तो y भी यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर y भी यहाँ पर डिक्रीज ही होगा। बिकॉज इफ आई रिड्यूस द नोटबुक्स नंबर्स देन उसकी वैल्यू भी, उसकी कॉस्ट भी यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रिड्यूस होती है। आई बस समझ में? तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पर ये बन जाता है डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पर जो चेंजेस आ रही है डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। मतलब x अगर यहाँ पर इंक्रीज हुआ तो y इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट क्या दिया है, द स्टेटमेंट x एंड y आर इन द सेम प्रोपोर्शन, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या आ रही थी 1/20 1/20 1/20। सभी का क्या है रेशो, यहाँ पर सभी का 1/20 आ रहा है और ये सभी रेशो क्या है यहाँ पर, इफ वी कंपेयर दिस रेशियो तो वी गेट द प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर सभी का जो प्रोपोर्शन है ये क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। सो कैन बी रिटन एज x एंड y आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन। इफ अगर यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होती है तो y भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, बट इनका यहाँ पर रेशियो तो यहाँ पर सभी का सेम है, ठीक है। तो x एंड y आर इन अ डायरेक्ट वेरिएशन और देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y, ठीक है। सो यूजिंग मैथमेटिकल सिंबल इट कैन बी रिटन एज x, यहाँ पर ये जो सिंबल दिया इसे क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो x अल्फा यहाँ पर y, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, x की वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में है, किससे, y से। मतलब यहाँ पर x इंक्रीज होता है तो यहाँ पर y भी इंक्रीज होता है। अगर यहाँ पर x यहाँ पर डिक्रीज होता है तो यहाँ पर y भी यहाँ पर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। सो ये जो है अल्फा है, इसका स्पेलिंग देखिए ALPHA, अल्फा इज अ ग्रीक लेटर। ये क्या है यहाँ पर, ग्रीक लेटर। और कौन सा ग्रीक लेटर आपको याद अभी आ रहा है, यस यहाँ पर पाई भी क्या है, यहाँ पर पाई अल्सो इट्स ए ग्रीक लेटर, ठीक है। तो अल्फा इज ए ग्रीक लेटर यूज टू डिनोट वेरिएशन। ये जो इसका वेरिएशन है x एंड y का, ये हमें डिनोट करने के लिए हम यहाँ पर इसे सिंबॉलिक यूज करते हैं। मतलब हमें यहाँ पर कहना है x एंड y का वेरिएशन, x में जो बदलाव हमने किया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। इफ आई चेंजेस मेक अ चेंजेस इन x तो उसका इफेक्ट y पे क्या होता है, आई बात समझ में। अगर मैंने यहाँ पर x पे कुछ चेंजेस किया तो उसका रिलेटिवली y पे चेंजेस क्या होता है, ये हम लर्न करते हैं वेरिएशन में। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, इफ आई इंक्रीज x, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पर मैंने कुछ भी यहाँ पर किया, इस पे इंक्रीज किया
डिक्रीज किया तो उसके कंपैरेटिवली y भी क्या हो रहा है यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर कर रहा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, या तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये दोनों भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब x यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा y। आई बात समझ में? तो आई थिंक अभी ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो यहाँ पर x अल्फा y मतलब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब आप कैसे रीड करेंगे इसे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू y, या तो आप इसे भी कह सकते हैं x इज ए डायरेक्ट वेरिएशन विद y भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पर इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अगर मुझे यहाँ पर इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखिए, तो x इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाई k, ठीक है। तो k क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है। ये कहाँ से आ गई, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, नोटबुक के एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोटबुक कितने में हमें मिलती थी, 20 रुपीज़ में मिलती थी, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पर 4 नोटबुक की प्राइस मुझे निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वैल्यू को क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पर इनका यहाँ पर कुछ तो कांस्टेंट वैल्यू हमें यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हमने इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर x एंड y मुझे यहाँ पर इक्वल शो करना है, ठीक है। अभी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए इनके कांस्टेंट यहाँ पर कौन सा यहाँ पर टर्म ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 4 सो आई कैन शो दिस टू वैल्यू आर द इक्वल, ओके। इफ देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसे मतलब इनके एडिशन यहाँ पर कर दी, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 कर दी, तो विथ रिस्पेक्ट टू मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इसके यहाँ पर मैंने ट्वाइस कर दिया, तो इसका भी मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर ये सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या ली, यहाँ पर 4 ले ली है, तो 4 2 ज़ा 8 एंड ये 8 यहाँ पर इक्वल आ रहा है, यही यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों का यहाँ पर देखिए, तो ये फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू अभी मैं ले लेता हूँ 20, ठीक है, और y की वैल्यू हम लेते हैं 40, या तो हम यहाँ पर 10 लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 20 एंड 10 मुझे यहाँ पर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होता है। इफ आई नीड टू बी गिव द इक्वेशन साइड हियर, तो दोनों LHS एंड RHS इनकी वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम तो नहीं है, यहाँ पर तो 20 है, यहाँ पर 10 है। इफ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 2 सो वी गेट 20 इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ गई, ये 2 आ गई। इफ आई इंक्रीज दिस वैल्यू, मैंने यहाँ पर इसे ट्वाइस कर दिया, तो ये 20 यहाँ पर 40 आ गया, इसे भी मैंने ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है। सो आफ्टर दैट अगर मैंने यहाँ पर इसे कांस्टेंट वैल्यू से अगेन मल्टीप्लाई किया, तो सो वी विल गेट 40, मतलब यहाँ पर LHS एंड RHS क्या होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते, तो इसे ही कहते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन इनका, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पर x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई k हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अभी मुझे इसे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे करेंगे k की वैल्यू फाइंड आउट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x बाय y इज इक्वल टू के, मतलब ये y क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। सो देयरफॉर x बाय y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, k मिला। मतलब कांस्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर x एंड y का रेशियो, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा था, देखिए इनका रेशियो क्या था, x एंड y, इफ आई गिव x एंड ये y क्या है, ये x एंड y है 12 एंड 240, ठीक है। अभी 12 एंड 240 हमने यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यहाँ पर सिंबल दिख दिया, ठीक है। तो ये दो वैल्यू यहाँ पर तो हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 एंड 240, 12 इज इक्वल टू 240 मुझे लिखना है, तो यहाँ पर ये तो इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हमें इसका यहाँ पर क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है। इफ आई राइट, तो अगर मैंने यहाँ पर इसे इक्वल लिखना है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 12 इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाई के। इफ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, अगर मुझे यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाई 240, सो वी गेट 1/20। अभी देखिए यहाँ पर 1/20, सो 12 इज इक्वल टू 240, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी 240 मल्टीप्लाई बाई के की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1/20, तो यहाँ पर 1/20, 10 10, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा,
ठीक है, मतलब 12 इज इक्वल टू 12। अगर दो यहाँ पर साइड यहाँ पर इक्वल हो गई, यस, तो यहाँ पर ये काम करता है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में? तो यही हमें यहाँ पर अप्लाई करना है डे टू लाइफ, जो यहाँ पर हमारे जो इक्वेशन होते हैं मैथमेटिकल, जो यहाँ पर हमें लाइफ एप्लीकेशन होते हैं, यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना है। कहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, कहाँ पर ये कौन सा वेरिएशन यहाँ पर हो रहा है, तो हमें इजीली आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इफ़ वी एबल टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ दिस वेरिएशन, अगर हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाए ये वेरिएशन कौन से टाइप का, तो यहाँ पर इजीली हम इसका जो क्वेश्चन है यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी सर्कल तो पता है। ठीक है, सर्कल क्या होता है, यहाँ पर ये सर्कल आ गया। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, एरिया इज इक्वल टू पाई डी, या तो हम कहते सकते इसे यस 2 पाई आर, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू क्या है 2 पाई आर। अभी एरिया एंड रेडियस इनके बीच में क्या रिलेशन है, हम कह सकते हैं यहाँ पर इनका रिलेशन, यस, बिकॉज यहाँ पर देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्यों यहाँ पर, बिकॉज देखिए यहाँ पर R1 हम देते हैं। ठीक है, तो ये R1 है और मैंने यहाँ पर R2 यहाँ पर बना दिया। अभी मुझे बताओ कंपैरेटिवली R1 एंड R2 इनमें कौन ग्रेटर है, तो यहाँ पर R2 ग्रेटर है। तो यहाँ पर एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, कौन सा एरिया यहाँ पर इक्वल आने वाला है और यहाँ पर ग्रेटर आने वाला है, या तो स्मॉलर आने वाला है। यस, यहाँ पर A1 क्या आने वाला है, यहाँ पर स्मॉल आने वाला है इज एज कंपेयर टू A2। इसका मतलब इफ आई इंक्रीज द एरिया तो रेडियस ऑल्सो इंक्रीज, मतलब मैं यहाँ पर वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर रेडियस को इंक्रीज कर दिया तो इसका जो सर्कल का एरिया भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब ये दोनों भी क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन में है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। ठीक है, सो देयरफॉर इनकी कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, ये कांस्टेंट वैल्यू है 2 पाई। और ये 2 पाई कहाँ से आया, ये ऑलरेडी हमें पता है। पाई वैल्यू क्या होती है, पाई वैल्यू इट्स अ सर्कमफरेंस बाय डायमीटर। आपने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है पाई वैल्यू कैसे आती है। पाई इट्स ऑल्सो ग्रीक लेटर, ये कहाँ से आ गया, पेरीमीटर से आ गया। तो आपको रिवाइज करना ये कहाँ से, आपको असाइनमेंट के लिए ये पाई वैल्यू कहाँ से आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और इट्स ए डायरेक्ट वेरिएशन। इनका यहाँ पर क्या होता है, वेरिएशन डायरेक्ट होता है। अगर यहाँ पर एरिया इंक्रीज हुआ तो रेडियस ऑल्सो इंक्रीज। ओके, तो स्टूडेंट्स और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, तो एरिया तो यहाँ पर लिया, तो हम यहाँ पर प्रेशर का यहाँ पर ले सकते हैं। आपने साइंस में तो ऑलरेडी लर्न किया है प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक कंटेनर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कंटेनर यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पर लिक्विड, यहाँ पर मैंने लिक्विड डाल दिया। ठीक है, अभी ऑलरेडी आपको पता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इट्स अ फोर्स अप्लाई ऑन अ सर्टेन यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब अभी मुझे बताओ ये जो यहाँ पर एरिया है, मतलब ये जो वाटर है, यहाँ पर कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यस, यहाँ पर ओनली एयर का जो सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रेशर प्लस इस वाटर का प्रेशर। आई बात समझ में, मतलब इफ आई इंक्रीज डेप्थ, अगर मैंने यहाँ पर इसकी डेप्थ यहाँ पर इंक्रीज कर दी तो यहाँ पर प्रेशर वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑलरेडी हमने यहाँ पर एक्टिविटी बेस में भी यहाँ पर साइंस में लर्न किया था। मतलब आप अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 होल्स ऐसे बनाए, तो यहाँ पर इसका जो फ्लो आता है तो क्या आता है, आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, आप यहाँ पर इजीली इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो वाटर है इसमें प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, ऑलरेडी हमें पता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो प्रेशर इज डायरेक्टली वेरिएस विद डेप्थ। ठीक है, मतलब ये जो प्रेशर है लिक्विड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट में होता है किसके, डेप्थ में। मतलब यहाँ पर इफ आई इंक्रीज द डेप्थ सो प्रेशर अल्सो इंक्रीज। अगर मैंने यहाँ पर डेप्थ को यहाँ पर डिक्रीज कर दिया, यहाँ पर स्मॉलर डेप्थ बना दी, तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होने वाला है, स्मॉल ही होने वाला है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन अच्छी तरह से अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई। मतलब उन्होंने क्या कहा है, देखिए एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन का प्रॉब्लम है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 30, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमें यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है और इसका इक्वेशन भी लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सो देयरफॉर एक्स
is directly varies as y. Okay, means therefore x is directly proportional to y. अल्फा साइन देना है यहाँ पर, सो देयरफॉर क्या हम यहाँ पर अल्फा साइन निकाल सकते हैं? यस, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y मल्टीप्लाई बाय k. ठीक है, सो देयरफॉर हमें क्या करना है? पहले कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद इसका इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पर? x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय k. इक्वेशन मिल गया? यस, इक्वेशन तो यहाँ पर मिल गया. सो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? x अपॉन y. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 5 है. y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 30 है. सो देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 1 जा 5 6 जा, देयरफॉर 1/6 मुझे यहाँ पर k की वैल्यू मिली. तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1/6 आ गई. और इसका इक्वेशन क्या आ गया यहाँ पर? x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय k. आई बात समझ में? तो आई थिंक इक्वेशन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर k के जगह पर आप ऐसे इसका रिलेशन भी लिख सकते हैं. यहाँ पर k क्या हमने लिया है? ये कांस्टेंट वेरिएशन है. सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं k इज कांस्टेंट वेरिएशन. ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है. आपने k क्यों लिया है यहाँ पर? तो आपको लिखना है k क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट वेरिएस है. मतलब फॉर एग्जांपल x मैंने ट्वाइस किया, यहाँ पर y को भी मैंने ट्वाइस कर दिया, तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होने वाली है? कांस्टेंट ही रहने वाली है. मतलब यहाँ पर 1/6 ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है? डायरेक्टली वेरीज हो रहा है y से. ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वन. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट. मतलब ये जो ग्राउंड नट्स है, इसकी कॉस्ट, इसका अगर वेट यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो इसकी कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ने वाली है. इफ कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्राउंड नट्स इज 450, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स. हमें यहाँ पर क्विंटल ग्राउंड नट्स की फाइंड आउट करनी है वैल्यू. देयरफॉर यहाँ पर देखिए 1 क्विंटल इज इक्वल टू क्या होता है? 100 kg होता है. तो यहाँ पर 5 kg की वैल्यू हमें दी है 450, हमें यहाँ पर 100 kg की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर? यस, हम यहाँ पर इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. सो देयरफॉर तो पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ पर एज्यूम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, देखिए कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स. सो फर्स्ट लेट कॉस्ट ऑफ ग्राउंड नट्स इज x रुपीज एंड वेट इज y kg. ठीक है, सो देयरफॉर उन्होंने क्या कहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है. सो देयरफॉर वी राइट डाउन x इज डायरेक्ट वेरीज एज, किससे यहाँ पर? यस, एज y से. सो देयरफॉर x अल्फा y आ गया. सो देयरफॉर इसका मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो कैसे करेंगे? यहाँ पर x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय k. सो यहाँ पर देखिए x की मुझे वैल्यू पता है, क्या है? यहाँ पर 5 kg है, यहाँ पर ग्राउंड नट इसका कॉस्ट यहाँ पर 450 है. तो यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर x की वैल्यू पुट कर. देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 450, बिकॉज हमने कॉस्ट यहाँ पर x एज्यूम किया. तो यहाँ पर 450 इज इक्वल टू y, यहाँ पर वेट आ गया, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय k. सो देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आता है? 450 डिवाइडेड बाय 5. सो वी गेट k इज इक्वल टू हाउ मच? 5 9 जा 0, मतलब 90 यहाँ पर हमें k की वैल्यू मिली. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर k की वैल्यू 90 मिली. तो हमें क्या करना है? अभी 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय k. तो k की वैल्यू हमें पता है. यहाँ पर देखिए कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है और y हमें पता है. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू हमें क्या लेना है अभी? x इज इक्वल टू मतलब ये कॉस्ट है कितनी? 100 kg की. सो देयरफॉर वी फाइंड आउट. सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 100 kg and x is equal to we need to find out. So therefore y क्या है? 100 मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू क्या है? 90. So therefore we get 9000 रुपीज फॉर 100 kg ग्राउंड नट्स. आई बात समझ में? तो हमें यहाँ पर 9000 कॉस्ट मिली फॉर द 1 क्विंटल ग्राउंड नट्स. तो देयरफॉर हम यहाँ पर लिखते हैं, सो कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ground nuts is how many? Yes, it's rupees 9000. ठीक है,
ये क्या है यहाँ पर 9000 यहाँ पर आती है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हम हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।